उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे और मेरी वीडियोस देख के आप लोग कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होंगे। हम उसी फार्माकोलॉजी के उसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं थर्ड ड्रग लेके आई हूँ जो कि है डाइक्लोफेनिक। जो देखेंगे उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, वार्निंग्स क्या हैं, जेनेरिक नेम, ब्रांड नेम क्या है, कैसे यूज़ करनी है, कैसे नहीं यूज़ करनी, किन किन कंडीशन में हम दे सकते हैं और किन कंडीशन में हम नहीं दे सकते, और अगर किन कंडीशन में देनी है तो बहुत एहतियात के साथ देनी है। देखते हैं डाइक्लोफेनिक। जेनेरिक नेम डाइक्लोफेनिक सोडियम एंड डाइक्लोफेनिक पोटेशियम है। ब्रांड नेम्स में इसमें हमारे पास जेनेरिक नेम वो कि इसके अंदर, जैसे आपको मैंने पिछली दफ़ा बताया कि इसके अंदर सॉल्ट कौन सा है या इसके अंदर इसका फार्मूला क्या है, वो हम देखते हैं। ब्रांड नेम वो होता है कि किस नाम से हमारे पास ये अवेलेबल है। डाइक्लोरान, वॉल्ट्रॉल, आर्टिफिन, वॉरन, कैफ्लैम, ये इन ड्रग्स के नेम से हमारे पास अवेलेबल हैं। ड्रग क्लास क्या है? एनसिड्स हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। और ये डोजेस क्या हैं कि किस किस फॉर्म में, टैबलेट्स में भी इनकी इसकी डोज क्या है, टैबलेट्स में ये अवेलेबल है एंड इंजेक्टेबल फॉर्म में भी अवेलेबल है। टैबलेट्स में ये 50 mg, 75 mg, 100 mg है, सस्टेन रिलीज़ है ये। और इंजेक्टेबल्स में ये डाइक्लोराम के नाम से अवेलेबल है विच इज़ 75 mg, जो कि ओडी और बीडी प्रिस्क्राइब होता है हमेशा। इंडिकेशंस क्या हैं कि किस किस कंडीशन में हम दे सकते हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में हम दे सकते हैं, ओस्टियो आर्थराइटिस में दे सकते हैं, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में दे सकते हैं, डिस्मेनोरिया में दे सकते हैं, एक्यूट पेन कोई मस्कुलर या एक्यूट पेन कोई भी है उसमें देंगे, एक्यूट माइग्रेन में हम दे सकते हैं। इनमें हम कैसे कैसे देंगे वो देखते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में डाइक्लोफेनिक पोटेशियम जो है 50 mg, ये हम पर ओरल 8 to 12 आवर्स में प्रिस्क्राइब होती है। ये डाइक्लोफेनिक सोडियम 50 mg पर ओरल 8 आवर्ली और 75 mg 12 वाली प्रिस्क्राइब होती है। एक्सटेंडेड और सस्टेन रिलीज 100 mg पर ओरल ओडी और बीडी। ऑस्टियोआर्थराइटिस में डाइक्लोफेनिक पोटेशियम 50 mg पर ओरल 8 to 12 आवर्ली, टीडीएस और बीडी प्रिस्क्राइब है होती है अक्सर। डाइक्लोफेनिक सोडियम 50 mg पर ओरल 8 आवर्ली और 75 mg पर ओरल बीडी 12 आवर्ली प्रिस्क्राइब होती है। एक्सटेंडेड रिलीज एंड सस्टेन रिलीज है 100 mg ओडी और 100 mg बीडी क्यूआरडी 12 वाली प्रिस्क्राइब होती है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में डाइक्लोफेनिक सोडियम 25 mg पर ओरल 4 to 5 टाइम्स डेली प्रिस्क्राइब की जाती है। डाइक्लोफेनिक पोटेशियम 50 mg पर ओरल 12 आवर्ली। डिस्मेनोरिया में 100 mg पर ओरल वंस, देन 50 mg पर ओरल 8 आवर्ली टीडीएस और एसओएस जब भी आप पेन हो ले सकते हैं। एक्यूट पेन माइल्ड टू मॉडरेट एक्यूट पेन इन एडल्ट्स लाइक हेडेक, डेंटल पेन, मस्कुलर पेन, बैकिक, जॉइंट्स पेन, उसमें हम प्रिस्क्राइब करते हैं 100 mg पर ओरल वंस स्टैट, देन 50 mg 8 आवर्ली और एज नीडेड। एक्यूट माइग्रेन में 50 mg स्टैट, नोट फॉर प्रोफाइलेक्सिस के हम इसको स्टैट में सिर्फ प्रिस्क्राइब करेंगे, प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। हम इसको जो माइग्रेन के जब माइग्रेन स्टार्ट होता है पेन को रोकने के लिए हम दे सकते हैं, लेकिन पेन से पहले पेन के अटैक को रोकने के लिए हम इसको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। डोज मॉडिफिकेशन कैसे है कि रीनल इम्पेयरमेंट में नो डोज एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, हाउएवर इट मे कॉज रीनल इंजरी, कि रीनल इम्पेयरमेंट में तो हम बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, हम नहीं दे सकते क्योंकि ये रीनल इंजरी कॉज कर सकती है। हेपेटिक इम्पेयरमेंट में ये है कि हेपेटिक मेटाबॉलिज्म अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 100%। डाइक्लोफेनिक एलिमिनेशन स्टार्ट विद लोएस्ट डोज इफ एफिकेसी नॉट अचीव, कंसिडर यूजिंग एन ऑल्टरनेट, कि इसकी तो एलिमिनेशन टोटली 100% इसकी एलिमिनेशन लीवर में है तो हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, हम नहीं देंगे। लेकिन अगर फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो हम लोएस्ट डोज से स्टार्ट करेंगे, लोएस्ट डोज देंगे। और उसके अलावा भी अगर उससे हमारा पेन रिलीव नहीं होता तो इसके ऑल्टरनेट हम कोई और ड्रग यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? बॉडी एज अ होल, फीवर, एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस, एपेटाइट चेंज। एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, एपेटाइट चेंज हो सकती है। सीवीएस में क्या है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, पैल्पिटेशंस एंड एमआई हो सकता है। जीआईटी में क्या है? जीआईटी में क्या होगा कि गैस्ट्रिक जो इश्यूज़ होते हैं उनमें क्या होगा? ड्राई माउथ हो सकता है, अल्सर्स हो सकते हैं,
गैस्ट्राइटिस हो सकता है, हेमेटोमेसिस के खून की उल्टी आ सकती है, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, पैंक्रियाटाइटिस, क्लोटाइटिस, ग्लोसाइटिस, लीवर फेलियर। ये सब जीआईटी के वो इन्फेक्शंस हैं जो कि हो सकते हैं, जो कि हमारी टंग से लेकर हमारे इंटेस्टाइन तक सब ना वहाँ तक वो इन्वॉल्व है कि वहाँ की इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन वगैरह कॉज कर सकती है। ब्लड में इसके क्या रिएक्शंस होते हैं? ब्लड में क्या कर सकती है कि जिनोफिलिया, इसाइनोफिलिया, ल्यूकोपीनिया, पैनकाइटोपिनिया, हेमोलैक्टिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मलीना, पर्परा, रेक्टल ब्लीडिंग। ये ब्लड पे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि ब्लड के ये सारे ये उनको ना इफ़ेक्ट कर सकती है। नर्वस सिस्टम में इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? एंजाइटी कॉज कर सकती है, कन्फ्यूजन, डिप्रेशन, इंसोमिया, वर्टाइगो, चक्कर वगैरह आ सकते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम पे इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे? एस्थमा होगा, डिज़निया, नमूनिया। ये नमूनिया भी कॉज कर सकती है। लाजमी नहीं कि ये सब इफ़ेक्ट्स हों हर एक पेशेंट को। ये डॉक्यूमेंट है कि ऐसा हो भी सकता है। बहुत से पेशेंट्स में से कोई एक आधा ऐसा पेशेंट होगा जिसको ये सब हो सकता है, या इनमें से कोई एक डिजीज़ या कोई एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। स्पेशल सेंसेस में क्या है कि स्पेशल सेंसेस हमारी कौन सी होती हैं? जो भी हमारी सेंसेस होती हैं, सूंघने की, चखने की, टेस्ट की, सुनने की, देखने की, उन वो सब स्पेशल सेंसेस होती हैं, उन पे इफेक्ट हो सकता है। ब्लड विजन हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। यूरोजेनिटल सिस्टम में क्या होगा? सिस्टाइटिस हो सकता है, डिसयूरिया, हेमाचूरिया, प्रोटीन यूरिया, ओलिगोयूरिया, पोलीयूरिया, रीनल फेलियर के हमारा यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड आ सकता है, यूरिन कम आ सकता है, रुक सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है। वार्निंग्स हम देखेंगे कि वार्निंग्स में क्या क्या है। एनसेड्स में इंक्रीज रिस्क ऑफ सीरियस कार्डियोवैस्कुलर थ्रोम्बोटिक इवेंट्स, एमआई हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है विच कैन बी फैटल। रिस्क में इंक्रीज विद ड्यूरेशन ऑफ यूज एंड इन पेशेंट्स विद एग्जिस्टिंग cardiovascular disease if used after CABG surgery of high risk of MI and stroke। जिसको पहले से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है उसमें रिस्क हाई हो सकता है MI का और स्ट्रोक का। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिस्क देखते हैं इसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। ब्लीडिंग हो सकती है, अल्सरेशन हो सकते हैं, परफोरेशन ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन कैन बी फैटल, may occur at any time during use and without warning systems। Patient with history of peptic ulcer or GI bleeding are at greater risk। जिनको ऑलरेडी GI का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह हो गए, उनको वो पहले ही ज़्यादा ग्रेटर रिस्क पे होंगे कि उनको GI ब्लीडिंग हो सकती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी, एनाफिलैक्सिस एंड सीरियस स्किन रिएक्शंस टू डाइक्लोफेनिक। जिनको पहले से ही एनसेड से या डाइक्लोफेनिक सोडियम से एलर्जी होगी उनको हम नहीं देंगे। हिस्ट्री ऑफ एस्थमा, अर्टिकेरिया और अदर एलर्जिक टाइप रिएक्शंस आफ्टर टेकिंग एस्प्रिन और अदर एनसेड्स। अगर कोई ये हिस्ट्री दे रहा है कि मुझे एस्प्रिन से भी एलर्जी है या एस्प्रिन के अलावा और कोई एनसेड ड्रग्स है जिनसे एलर्जी है, तो भी हम डाइक्लोफेनिक नहीं देंगे क्योंकि डाइक्लोफेनिक भी एक एनसेड है। इन सेटिंग ऑफ कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्रेफ्ट कैबिज सर्जरी के बाद भी है उसकी पेन में हम ये एडवाइस नहीं करेंगे, उसमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कॉशन क्या है कि हम किस डिजीज़ में दे सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। यूज़ विद कॉशन इन पेशेंट्स विद ब्रोंकोस्पैज्म, कार्डियक डिजीज़, CHF, हाइपरटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन, सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट, स्मोकिंग, SLE, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और अदर ब्लड डिस्क्रेसिस, जिसमें ये हो सकता है कि हम इनमें दे सकते हैं लेकिन बहुत एहतियात के साथ। रीनल इंजरी में बी कॉज बाय लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनसेड्स। अगर हम कोई बहुत किडनी का पेशेंट ऑलरेडी किडनी का पेशेंट है तो उसको अगर हम ये दे रहे हैं और लॉन्ग टर्म से वो ले रहा है तो इसमें वो रीनल इम्पेयरमेंट की वजह से रीनल इंजरी कॉज कर सकता है लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपरक्लीमिया may occur especially in renal disease, diabetes, elderly use cause of patient is dehydrated before initially therapy rehydrate patient। जो पेशेंट ऑलरेडी होते हैं एल्डरली होते हैं, जीरियाटिक होते हैं, उनमें ये बहुत एहतियात के साथ हम देंगे। और अगर कोई पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो उसको भी देने से पहले हम उसको हाइड्रेट करेंगे और उसके बाद ये हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ये एडवाइस कर सकते हैं। अवॉइड यूज़ ऑफ एनसेड्स इन प्रेग्नेंट वमेन। प्रेगनेंसी में ये हम एनसेड्स का यूज़ अवॉइड करेंगे। मे कॉज फीटल रीनल डिसफंक्शन, ओलिगोहाइड्रमनियाज,
न्यूनेटल रीनल इम्पेयरमेंट, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ फेटल डक्टस ऑफ आर्टियोसिस। ये हम बिल्कुल नहीं दे सकते। अगर कोई पेशेंट प्रेगनेंसी में ये लेती है तो इसमें पेशेंट जो बच्चे के हैं वो किडनीज़ पे इफ़ेक्ट हो सकता है, ओलिगोहाइड्रोमनियाज हो सकता है, जो कि बाद में फिर बच्चे की फीटल डेथ पे भी डेथ कॉज कर सकता है। विद होल्ड फॉर एटलीस्ट 4 to 6 हाफ लाइफ भी प्रायर टू सर्जिकल और डेंटल प्रोसीजर। कोई भी सर्जरी अगर होनी है और कोई भी या कोई डेंटल प्रोसीजर होना है तो उससे हम पहले कुछ टाइम पहले विद होल्ड कर देंगे, ताकि कोई भी पेप्टिक अल्सर वगैरह डिजीज़ वगैरह उसका पेशेंट है तो उसको कोई भी जीआई इफेक्ट ना हो या कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। यूज़ विद क्वेश्चन विद पेशेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़, स्मोकिंग, ओल्डर एज, लीवर डिजीज़। जिनको लीवर डिजीज़ होती है, एल्डरली होते हैं, स्मोकर्स होते हैं, उनमें बहुत एहतियात के साथ हम यूज़ करवाएंगे। फार्माकोलॉजी क्या है इसकी? पीक प्लाज्मा टाइम डाइक्लोफेनिक पोटेशियम का 1 आवर है। मेटाबॉलिज्म इसका है कहाँ पे? ये 100% लिवर में मेटाबॉलिज्म मेटाबोलाइज होती है। एलिमिनेशन इसकी हाफ लाइफ इसकी 2 आवर्स है। एक्सक्रीशन इज 65% इन यूरिन एंड 35% इन बाइल। एडमिनिस्ट्रेशन इसकी क्या है कि ओरल में बी टेकन विद फूड टू डिक्रीज जीआई डिस्ट्रेस, हाउएवर फूड में रिड्यूस इफेक्टिवनेस, डोंट यूज़ लिक्विड्स अदर देन वाटर विद द टैबलेट। वैसे तो हम कोई भी मेडिसिन यूज़ करवाने के लिए पेशेंट से कहते हैं कि अगर वो एम्प्टी स्टमक लें तो पेशेंट मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, लेकिन ये इस ड्रग में हम पेशेंट को ये नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि पेशेंट ये खाने के साथ मेडिसिन लें ताकि कोई भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस या कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हालांकि इसकी इफ़ेक्टिवनेस कम थोड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम एम्प्टी स्टमक एडवाइस नहीं करेंगे। और ये हम जूस या चाय वगैरह के साथ पेशेंट अक्सर कहते हैं कि हम ले सकते हैं, तो नहीं, मेडिसिन आपने सिर्फ टैबलेट जो भी लेनी है वो आप पानी के साथ ले सकते हैं। स्टोरेज क्या है इसकी? हम स्टोर एट 20 to 25 सेंटीग्रेड पे हम रखेंगे। डिस्पेंस इन टाइट कंटेनर, अगर ओपन टैबलेट्स में हैं तो टाइट कंटेनर में दें ताकि मॉइस्चर से ये बच सके। प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर से बचाना है आपने। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? एंसर्स विद प्रोनाउंस्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़, causes inhibition of prostaglandin biosynthesis. Prostaglandin play a role in caution of inflammation, pain and fever. आपको पता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो हैं वो हमारी पेन और फीवर कॉज करते हैं, तो ये टैबलेट्स प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ही रोकेंगी ताकि प्रोस्टाग्लैंडिन ना ही बने और ना पेन और फीवर को वो कॉज करे। IM इंजेक्शन क्या है? IM इंजेक्शन का क्या? आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ 75 mg डाइक्लोफेनिक अ मीन पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज़ अटेन। जैसे इंजेक्शन लगेगा तकरीबन विदिन 20 मिनट्स इसकी जो पीक प्लाज्मा टाइम है वो आ जाएगा और पेशेंट को पेन में रिलीफ मिलेगा। हाफ लाइफ इज़ 1 to 2 आवर्स है। कंसंट्रेशन इन साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड क्या है कि जो हमारे जॉइंट्स में जो गूदा होता है उसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। उसमें इसकी कंसंट्रेशन क्या है? डाइक्लोफेनिक एंटर्स द साइनोवियल फ्लूइड एंड रीचेज मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन 2 to 4 आवर्स। हाफ लाइफ फॉर एलिमिनेशन फ्रॉम सिनोवियल फ्लूइड इज 3 to 6 आवर्स। ये इसका मैक्सिमम टाइम ये 1 to 2 to 4 आवर्स है कि 2 to 4 आवर्स में ये साइनोवियल फ्लूइड तक पहुंच जाता है। हाफ लाइफ इसकी जो एलिमिनेशन की है वो 3 to 6 आवर्स है। देयरफॉर ओनली 4 to 6 आवर्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन कंसंट्रेशन इज हायर इन साइनोवियल फ्लूइड दैन इन प्लाज्मा एंड रिमेन हायर फॉर अप टू 12 आवर्स। प्लाज्मा में जब प्लाज्मा में लेते हैं ये ब्लड में जो हमारा इसका पीक प्लाज्मा टाइम है वो कम होगा बनिस्बत इसके साइनोवियल फ्लूइड में। हमारी जो साइनोवियल फ्लूइड जितने भी जॉइंट पेन के पेशेंट्स होते हैं उनमें इनके फ्लूइड में ये तकरीबन 12 आवर्स तक ये रहेगा और उनको पेन से रिलीफ रहेगा। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली रही होगी। आपने सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स, वार्निंग्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स देख लिए होंगे और देखा होगा कि कैसे इसको हम एडवाइस कर सकते हैं, कैसे कैसे हम ले सकते हैं और किन कंडीशंस में हम बिल्कुल नहीं ले सकते और किन कंडीशन में हमने बहुत एहतियात के साथ लेनी है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव कोई टॉपिक लेके आऊँगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा।